इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने आर ई लोड किया था, ठीक है। तो ये हमने किया था आर ई लोड। तो अब हमारा आता है आर एल ई लोड। तो आर ई लोड और आर एल ई लोड में क्या फ़र्क होगा? बस फ़र्क होगा इस इंडक्टर का, ठीक है। एक सेकेंड। तो इसमें क्या फ़र्क होगा? फ़र्क बस ये एक एडिशनल इंडक्टर इसमें लगा होगा। ये इंडक्टर क्या करता है? ये कंडक्शन को, इंडक्टर की वजह से हमारी कंडक्शन क्या हो जाती है? ये इंडक्टर लगा है तो कंडक्शन होती थी 0 टू पाई। इंडक्टर क्या उसको एक्सटेंड करता है अप टू बीटा, जैसे हमने ये पढ़ा था, ठीक। तो अगर अब हम यहाँ पे पहले आर ई लोड में जाते हैं, ठीक है। ये आर ई लोड है। अगर इस आर ई लोड में मैं यहाँ पे बीटा कहाँ पे होता है? पाई के आगे, ठीक है। एक सेकेंड। तो बीटा होता है, ये लाइन हो गई बीटा की, और 3 पाई के पास होता है बीटा, ठीक है। ये आर ई लोड ही है, ये सेम आर ई लोड का, ये बस कंडक्शन अब बीटा तक जाएगी। तो देखो क्या होगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक। अब क्या होगा? अब यहाँ पे ये ज़ीरो हो रहा था ना, अब क्या यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अभी ज़ीरो नहीं होगा, ये इसको स्ट्रेच करेगा इधर तक, फिर ये ज़ीरो ऐसे, ठीक। फिर यहाँ पे ऑन ऐसे, फिर जाएगा कहाँ तक? नीचे। तो यही होता है हमारा आर एल ई लोड। ये सेम यही होता है, बस इसमें सेम एज ये आएगा इसका आउटपुट ऐसे, ठीक है। आर एल ई लोड का बस इसमें फ़र्क क्या है आर ई और इसमें, कि कंडक्शन है बीटा तक जाएगी, ठीक है। फिर ऐसे ही डायोड का भी आप लोग बना सकते हैं। डायोड का वेव फॉर्म, अब यहाँ पे डायोड का वेव फॉर्म अब कैसे बनेगा? ऐसे देखो, यहाँ पे बनाते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए कि सेम ही है। ऐसे, अब यहाँ पे यहाँ तक डायोड ऑन था ना, अब मगर इस पोर्शन में भी डायोड ऑन है ना, अप टू बीटा ऑन है। अब ये ऐसे आएगा यहाँ तक वेव फॉर्म, फिर यहाँ से ऐसे, फिर इसको ऐसे फॉलो करेगा, फिर ये यहाँ तक जाएगा, ये जाएगा ऐसे ऐसे। देखा कितना ईजी है ये। तो ऐसे ही आप आर एल ई लोड विद, तो देखो यहाँ पे यही है, सेम ऐसे ही वेव फॉर्म्स आएंगे जैसे मैंने दिखाए। तो ये हमने ऑलरेडी डिराइव किए हुए हैं, कहा पहले वीडियो में, ठीक है। अब ऐसे आर एल ई लोड होगा। अब ये वाला कहाँ से स्टार्ट होगा? देखो, इसमें अल्फ़ा की लाइन होगी, ये बीटा की लाइन होगी। अब जो आउटपुट होगा ना, वो अल्फ़ा और बीटा के बीच में ही सिर्फ होगा। तो यहाँ पे होगा ई, फिर यहाँ अल्फ़ा और बीटा के बीच में होगा, बाकी जगह ज़ीरो होगा। जहाँ अल्फ़ा और बीटा के बीच में लाइन आएगी, वहीं पर सिर्फ मुझे आउटपुट मिलेगा। देखो, ये हो गया अल्फ़ा की लाइन, ये हो गई बीटा की लाइन, आउटपुट सिर्फ इसी लाइन में मिलेगा। देखो, आउटपुट मुझे सिर्फ यहाँ पे मिलेगा, बाकी जगहों पे यही रहेगा। सिमिलरली इसका भी यहाँ पे एक ग्राफ बनाएंगे, और ये पैरामीटर्स हम लोगों ने पहले वीडियोस में ऑलरेडी किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, एक थायरिस्टर जिसका प्योरली इंडक्टिव लोड है। प्योरली इंडक्टिव लोड हमने एज सच नहीं कोई देखा, तो ये आई डोंट नो ये कहाँ पे है। तो प्योरली इंडक्टिव लोड जो है, उसके लिए जब हम बीटा निकालेंगे, वो आता है 2 पाई माइनस अल्फ़ा के बराबर, ठीक है। ये याद रखना। तो प्योरली इंडक्टिव का बीटा इतना है। अब क्वेश्चन बोल रहा है प्योरली ट्रिगरिंग एंगल है 120, मतलब अल्फ़ा देके है 120, बोल रहा है बीटा निकालो। तो 2 पाई कितना होता है? 360 माइनस अल्फ़ा कितना होता है? 120। तो ऐसे ही आ सकता है किसी और लोड के लिए भी, ठीक है। जिस जो हमने ऊपर किए ना, जिनका हमने बीटा निकाला, ये उन पे भी आ सकता है। तो देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक फिगर देके है, ये वाली फिगर देके है ये। तो सर्किट डायग्राम में एक रेक्टिफायर है, इसमें एक लोड है, कंसिस्ट ऑफ रिएक्टेंस एंड इंडक्टेंस। तो ये क्या है? इसमें आर और एल है। तो ये आर एल लोड वाला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक। कनेक्टेड इन सीरीज, अज्यूम आइडियल थायरिस्टर एंड आइडियल डायोड, थायरिस्टर फायरिंग एंगल नीडेड टू ऑपरेट द एवरेज लोड ऑफ 70 वोल्ट विल बी। तो बोलता है वी नॉट एवरेज मुझे 70 होना चाहिए, तो तब मेरा अल्फ़ा क्या होना चाहिए? अब मुझे पता है आर एल लोड है, और मैं देख रहा हूँ आर एल लोड तो है, मगर इसमें एक फ्री व्हील डायोड भी है। तो ये क्वेश्चन है आर एल लोड विद फ्री व्हील डायोड का। तो जब हमने उसकी एनालिसिस की, वहाँ पे हमें ये फार्मूला आई थी। तो आर एल लोड विद फ्री व्हील डायोड को जब भी हम एनालिसिस करेंगे, तो वहाँ ये आएगा। तो अब ये यहाँ पे बोल रहा है ये तो 70 है, ठीक। क्वेश्चन में ये देखे है 325, कैसे है वी एम 325? वी एम होता है ये वैल्यू बाई 2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फ़ा, ठीक। तो हमें यही कॉस अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है। तो इसको करेंगे 70 इंटू 2 पाई डिवाइड बाई 325 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। तो कॉस अल्फ़ा वहाँ से आएगा 0 पॉइंट, ये आएगा कॉस अल्फ़ा आएगा 0.35, अल्फ़ा आएगा कैलकुलेटर पे लिखेंगे कॉस इनवर्स 0.35, वो आएगा इसके बराबर,
ठीक। सिमिलरली ये वैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा फिनिश होता है हाफ वेव रेक्टिफायर फॉर कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड, कंट्रोल एंड अनकंट्रोल्ड लोड, और कुछ न्यूमेरिकल जो हमने किए। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे 3-4 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना इसकी, आपको फिर कुछ भी आएगा। देखिए कितना जो आर है, देखो मैं ऐसे ही दिखाता हूँ, मैंने भी ये बहुत टाइम पहले पढ़ा है, तो मगर मुझे याद है मैंने कैसे पढ़ा था। तो मैंने ऐसे रखा था, आर जो है वो 0 से पाई जाता है, अगर इंडक्टर आता है वो पाई को बीटा की तरह, बीटा की ओर खींचता है। ठीक हो गए, तो यहाँ पे और अगर मेरे पास ये होता है अनकंट्रोल्ड के लिए, अगर कंट्रोल आता है तो अल्फ़ा से पाई जाता है, और अगर इंडक्टर आया उसको बीटा तक खींचेगा। जो फ्री व्हील डायोड होता है वो नेगेटिव साइकिल में क्या करता है, बीटा की पावर को ओवरकम करता है। तो फ्री व्हील डायोड भी मुझे 0 पाई ही जाता है, जाना चाहता है वो बीटा तक मगर जा नहीं पाता है। ऐसे ही आर एल ई लोड में मेरी जो बैटरी ई का वैल्यू है उसी पे, अगर ई के ऊपर है तो आउटपुट मिलेगा, ई के नीचे है तो आउटपुट नहीं मिलेगा। तो आर एल ई में सेम है आर ई लोड की तरफ, बस वो उसको बीटा तक स्ट्रेच करेगा। ठीक है, ये मैंने अपने टाइम पे ऐसे याद रखा था, और बस अगर ये चीज़ याद रह गई ना, फिर आपको वेव फॉर्म आनी चाहिए। अगर आपने एक बार वेव फॉर्म अच्छे से बनाए ना, फिर दूसरी बार आपको बस ये चीज़ें याद अगर होगी, फिर आप कभी भी कोई भी वेव फॉर्म बना सकते हो। ठीक है, और इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो पैरामीटर यूजुअली एग्जाम में आता है ना, फाइंड द वेव फॉर्म्स एंड फाइंड द एवरेज करंट और एवरेज वोल्टेज, कंडक्शन एंगल, एक्सटेंशन एंगल, तो ऐसी ऐसी चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से करेंगे। ठीक है, थैंक यू।